अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 80G से और उम्मीद करते हैं कि अभी हम इस क्लास में डिडक्शन जो भी बची हैं सबको कंप्लीट कर लेंगे। 80G बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हम दान देते हैं, हेल्प करते हैं दूसरे की, डोनेशन देते हैं, उस सब पर हमें 80G में डिडक्शन मिलती है। तो सेक्शन 80G है। आप अगर कहीं बढ़िया बहुत बड़े मंदिर गुरुद्वारे में, चर्च में, कहीं मस्जिद में, बहुत बड़े लेवल पर कहीं चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में दान देंगे, डोनेशन देंगे, तो जो स्लिप मिलेगी उसके ऊपर लिखा होगा कि यू आर एलिजिबल टू गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये भाई फर्जी संस्थान नहीं है, क्योंकि 80G में रजिस्टर्ड है। हाँ, तो 80G में डोनेशन देने पर आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो आप कौन सा असेसी होगा जिसको ये डिडक्शन मिलेगी? तो जो डोनेशन करेगा उसको मिलेगी डोनेशन, लेकिन कुछ एलिजिबल फंड इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको आप डोनेशन देंगे तो ही डिडक्शन मिलेगी। ये नहीं कि पड़ोस में गरीब सो रहा है, आपने कंबल डाल दिया और डिडक्शन ले ली, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको डिडक्शन मिलेगी अगर आप इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, एओपी हैं, बीओआई हैं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। लेकिन आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जाना पड़ेगा, तो ओल्ड में जाना पड़ेगा। और जो कंपनीज हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, उनको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर वो स्पेशल प्रोविजन में आ रहे हैं तो उनको नॉर्मल प्रोविजन में ही मिलेगा। वो बाद में पता चलेगा आपको नॉर्मल या स्पेशल प्रोविजन क्या है। अब डिडक्शन के लिए यहाँ पर 4 कैटेगरी है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और कैटेगरी डी। अब इन 4 कैटेगरी में हम लोग कैसे अपनी डोनेशन को बांटेंगे? तो देखिए, ए कैटेगरी में जितना भी आप डोनेशन करेंगे 100% आपको डिडक्शन मिल जाएगी और लिमिट भी नहीं है उसकी। मतलब जितना मर्जी पैसा आप डालिए आपको डिडक्शन मिलेगी और कोई लिमिट नहीं है। जितना मर्जी आप डोनेट करो आपको पूरी 100% डिडक्शन मिलेगी। बी कैटेगरी में 50% आपको डिडक्शन मिलेगी, लिमिट नहीं है। जितना भी पैसा जमा कराएंगे, डोनेट करेंगे, उसका 50% आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सी कैटेगरी में आपको 100% डिडक्शन मिलेगी ऑफ डोनेशन, लेकिन विद लिमिट। इसमें लिमिट है, अनलिमिटेड नहीं है। तो एक लिमिट तक ही आपको डोनेशन का डिडक्शन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और डी कैटेगरी में 50% डिडक्शन मिलेगी विद लिमिट। तो ये 4 कैटेगरी है। तो हमें ये पता लगाना है कि हमने जो डोनेशन दिया है वो कौन सी कैटेगरी से रिलेट करता है, ए से, बी से, सी से, डी से। और दूसरा हमें ये पता लगाना है कि लिमिट अगर है सीओडी में तो वो लिमिट कितनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में हमारे को लिस्ट दी हुई है 24 आइटम की, 24 जगह की लिस्ट दी हुई है हमें। तो ए कैटेगरी में 24 डोनेशन है जो एलिजिबल है। तो आप मुझे 1 मिनट में याद करके सुना दो कि भाई 24 क्या क्या है। सुनाओ जल्दी से, 1 मिनट है आपके पास, सुना दोगे आप? मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो हम एक ऐसा तरीका अपनाते हैं जिससे हमें ये याद हो जाए, और 1 मिनट नहीं, 24 आइटम है तो 24 सेकंड में याद हो जाए। देखिए, ये आपको 24 लिस्ट लिखनी नहीं है कहीं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि अगर इन 24 में से कोई है तो वो कैटेगरी ए से रिलेटेड है। तो कैटेगरी ए से रिलेटेड 24 चीजों के लिए कितना आसान तरीका है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर,
नेशन, स्टेट, है ना। देखो नेशनल आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो ए पता चल जाएगा आपको। नंबर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट नाम आ जाए, स्टेट गवर्नमेंट नाम आ जाए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, चीफ मिनिस्टर आ जाए, नेशनल वर्ड आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो ए कैटेगरी में है। यहां पर प्राइम मिनिस्टर का नाम आ गया, यहां प्राइम मिनिस्टर का नाम आ गया। जब इंडिया का नाम आ रहा है तो अफ्रीका का नाम भी आ जाएगा अलग अलग स्टेट का, तो क्या ही दिक्कत है। नेशनल नाम आ गया, नेशनल नाम आ गया, नेशनल नाम आ गया, चीफ मिनिस्टर नाम आ गया, स्टेट गवर्नमेंट नाम आ गया। ठीक है, तो देखो 9 पॉइंट तो हो ही गए। अब जहां पर नेशनल का नाम आ रहा है, स्टेट का नाम आ रहा है, तो वहां जिले का नाम भी आने दो। जिला आ गया, नेशनल, स्टेट, ठीक है। तो सेंट्रल, नेशनल, इंडियन, ये सब आ गया। चीफ मिनिस्टर आ गया, स्टेट का नाम आ गया, नेशनल आ गया। लो जी 15 हो गए 15 सेकंड में। कोई दिक्कत, बस पहचानना है आपको। चीफ मिनिस्टर, नेशनल, नेशनल, सेंट्रल, नेशनल, सेंट्रल, सेंट्रल, नेशनल, प्राइम मिनिस्टर। लो जी हो गए 24 याद। तो याद रहेगा ए कैटेगरी में क्या है। ए कैटेगरी में जितना भी हम डोनेट करेंगे उसमें 100% विदाउट एनी लिमिट हमें डिडक्शन मिलने वाली है। ठीक है, अब जो सेकंड बी कैटेगरी है उसमें केवल एक ही आइटम है, और वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। पता है पहले इसमें 5 आइटम होती थी और 5 से घट घट के एक रह गई। और 5 आइटम में पता है क्या नाम थे, इंदिरा गांधी, नेहरू, ये सारे नाम थे। तो मैं कैसे याद दिलाता था, जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी नाम था वो भी है, उनकी बेटी है, चाचा नेहरू हम बोलते हैं, और चिल्ड्रन डे हम मनाते हैं, उनकी 14 नवंबर को उनका बर्थडे होता है, तो इसलिए वो भी नाम था। नेशनल चिल्ड्रन फंड ऊपर पहुंच गया है। और एक मैं याद दिलाने के लिए कि ड्रॉट रिलीफ फंड, आपको पता है जो नेहरू है वो बहुत अमीर खानदान से आते थे, तो उनको पानी, आप कभी श्रीनगर घूमने गए? अगर आप कभी श्रीनगर घूमने गए हो तो वहां एक जगह है चश्मे शाही, एक पार्क है श्रीनगर में, वहां पानी होता है, बड़ा मीठा पानी होता है, तो उनके लिए वहां से पानी आता था। तो वहां से पानी से मैंने ड्रॉट याद दिलाता था। अब मैंने ये सारी कहानी आपको केवल इसलिए बताई है ताकि आपको याद रहे कि बी कैटेगरी में इकलौता एक है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, और कुछ भी नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर आते ही ए में डालना है, बट पूरा नाम पढ़ना है, कहीं ड्रॉट रिलीफ तो नहीं है, क्योंकि अगर ड्रॉट रिलीफ है तो सेकंड में आ जाए। बाकी जिसके अंदर नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी भी था, तो जहां नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी थे वो सारे नाम इन्होंने हटा दिए। ठीक है, तो हटा दिए तो वो आने नहीं चाहिए आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ए और बी कैटेगरी पता चल गया आपको। ए कैटेगरी में जितना भी डोनेट करेंगे आप उसका 100% आपको डिडक्शन मिलेगा, और बी कैटेगरी में जितना भी आप डोनेट करेंगे उसका 50% डिडक्शन मिलेगा। तो आप कहां करोगे डोनेट, अगर करना ही है तो ए में करोगे, बी में क्यों ही करोगे, आधी डिडक्शन मिलेगी आपको। अब सी कैटेगरी में आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो 100% डोनेशन की मिलेगी, लेकिन उसकी लिमिट है, लिमिट से ज्यादा हुआ तो नहीं मिलेगी।
लिमिट क्या है वो अभी सीख लेते हैं, लेकिन पहले देखते हैं यहां पर कौन कौन सी डोनेशन है जो एलिजिबल है। एक तो प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, ठीक है। तो आप याद रखिए, एक तो प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग है क्योंकि इंडिया दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, और बच्चों की बात हो रही है तो बच्चे खेलते हैं तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, यहाँ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है सब। ओलंपिक एसोसिएशन वगैरह डोनेशन सम पेड बाय कंपनी as donation to Indian on Olympic Association or any other association as may be notified by the government for infrastructure for the sports and sponsorship of sports and games in India। तो दो कैटेगरी हैं केवल सी में, बाकी बचा फिर डी। डी में आपको जो डोनेशन का 50% मिलेगा वो भी लिमिट के साथ, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लोग डोनेट करते हैं। रीजन बीइंग, आप किसी मंदिर गुरुद्वारा या किसी चैरिटेबल जगह जाएंगे, वहां पर आपको देखो एक बात इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है और समझनी है कि कभी भी कोई इंसान टैक्स बचाने के लिए डोनेशन नहीं देता है। रीजन बताता हूं, टैक्स आपका 20-30% बचेगा, 10-20-30%। तो 10-20-30 रुपए बचाने के लिए 100 रुपए थोड़े ना खर्च करोगे आप। तो आपने डोनेशन देना है, डिडक्शन आपको मिल रहा है ये उसका बाय प्रोडक्ट है, मतलब वो मिल रहा है ठीक है, आपने डोनेशन करना ही है ऐसी जगह, वो आपको डिडक्शन दे रहे हैं वो बात अलग है। तो डी कैटेगरी में आप खुद से अपनी इच्छा से जनरली करते हैं, जैसे आप दिल्ली में बंगला साहिब गुरुद्वारे में गए, वहां पर आपने पर्ची कटा दी 500 रुपए की, तो उस पर लिखा है 80G में आपको डिडक्शन मिलेगी। तो वहां पर डिडक्शन के लिए आपने पर्ची नहीं कटाई है, लेकिन पर्ची कटाई है, वहां डिडक्शन है, हो सकता है आपका मन करे आप क्लेम कर लो, मत करो, लेकिन आप एलिजिबल है वहां पर। तो यहाँ डी में सबसे ज्यादा चीजें ऐसी हैं जहां जनरली लोग डोनेट कर देते हैं पैसा, चैरिटेबल पर्पस के लिए, लोगों की सहायता करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, उन लोगों को जो नो डाउट ये सब लोग इनकम टैक्स साइड में रजिस्टर्ड होंगे तभी डिडक्शन मिलेगी आपको। कोई गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी चैरिटेबल पर्पस के लिए काम कर रही है अदर देन प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, क्योंकि वो हमारा सी कैटेगरी में आ गया है। इसके अलावा गरीब लोगों की या वैसे कहीं पर हाउस वगैरह बनाने से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड, सिटी से रिलेटेड कोई काम हो रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट में कोई काम हो रहा है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जैसे जिनकी पॉपुलेशन कम रहती है इंडिया में, उन सब के लिए कोई काम हो रहा है, या कोई रेनोवेशन या रिपेयर हो रही है नोटिफाइड टेम्पल, मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च और एनी अदर हिस्टोरिकल, आर्कोलॉजिकल, आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस प्लेस और वर्शिप प्लेस, तो वहां पर भी आपको डिडक्शन मिलेगी। तो यहां मेनली चैरिटेबल पर्पस के लिए और रिलीजियस पर्पस के लिए आप पैसा देते हैं तो आपको डिडक्शन मिलती है कैटेगरी डी में। अब ए और बी में कोई लिमिट नहीं है, सी और डी में लिमिट है। तो सी और डी की लिमिट एक जैसी है तो एक साथ कैलकुलेट होती है, तो वो लिमिट क्या है? तो उस लिमिट का नाम दिया क्वालिफाइंग लिमिट, कि थर्ड और फोर्थ मतलब सी और डी में आपको जो सम मिलेगा वो मिलेगा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का 10%। मतलब मैं पहले इमेजिनरी एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मान लिया आपने सी में 80,000 डोनेट करा, डी में आपने 2 लाख डोनेट करा, ठीक है, और एडजस्टेड टोटल इनकम जो आ रही है आपकी वो आ रही है 15 लाख। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालेंगे वो अभी हम सीख लेंगे, लेकिन मान लेते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम आपने निकाल ली है और वो कितनी है? 15 लाख।
तो एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% कितना हो गया? 1,50,000। या सी और डी की डोनेशन कितनी है? 280। दोनों में से जो भी कम हो वो डोनेशन मानी जाएगी। तो कितनी कम है? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख की डोनेशन मानी जाएगी, चाहे आपने 280 की डोनेशन दी है, लेकिन 1.5 की मानी जाएगी। अब आप इसमें, आपकी इच्छा है, आप इसमें सी और डी कैटेगरी में कैसे लेना चाहते हैं। तो मैं पहले तो सी में डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है सी में 100% मिलेगा। बाकी बचा हुआ मैं डी में डालूंगा। डी में कितना बचा मिलेगा? 70,000। 80,000 का कितना मिलेगा? 100%। और 70,000 का कितना मिलेगा डिडक्शन मुझे? 50%। ऐसे कैलकुलेट होता है। समझ में आया क्या मेथड है कैलकुलेट करने का? तो आपको सबसे पहले देखना है एडजस्टेड टोटल इनकम क्या है, उसका 10% है। सीडी की डोनेशन को ऐड करके कंपेयर करना है, जो दोनों में से कम है वो लेना है। और फिर पहले सी कैटेगरी वाली डोनेशन में आपको एलोकेट करना है, क्योंकि वहां 100% डिडक्शन मिलेगी, बचा हुआ डी। क्लियर? अगर यही उल्टा होता, यहाँ 2 लाख होता और यहाँ 80,000 होता, तो मैं पूरा का पूरा 1.5 लाख रुपए सी में डाल देता, क्योंकि मुझे पता है सी में 2 लाख रुपए तक डाल सकता हूँ। समझ में आया मैंने क्या समझाया आपको? तो ये हो गया। अब हमारी आखिरी काम जो है इसमें ये समझना है कि एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलती है। तो आपको ग्रोस टोटल इनकम निकालना तो आता है ना, पांचों हेड की इनकम को ऐड कर दो, तो उसे क्या बोलते हैं? ग्रोस टोटल इनकम। तो ग्रोस टोटल इनकम सबसे पहले निकाल लो। अब उसमें से कुछ चीजों पर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, उन्हें माइनस कर दो। जैसे आप शुरू से 80C से 80U की डिडक्शन है, वो डिडक्शन पर को यहां से माइनस करना है, लेकिन 80G की डिडक्शन तो आप निकाल रहे हो, तो 80G की डिडक्शन को छोड़कर बाकी सारी डिडक्शन माइनस कर दो। तो सारी डिडक्शन माइनस कर दो 80G को छोड़कर। ठीक है? उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A ऐसा है, जब आप शेयर्स को बेचते हो, शेयर को बेचते हो शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, जहां पर आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की पेमेंट करते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब 1 साल से कम पीरियड के लिए उसे रखकर आप बेच देते हो, तो उस पर टैक्स रेट कम है, डिस्काउंटेड टैक्स रेट है उसके ऊपर। तो जिस चीज पर पहले से डिस्काउंटेड टैक्स रेट है, उस पर ये कह रहे हैं हम और छूट नहीं देना चाहते, उसे यहां से हटा दो। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है, उस पर भी टैक्स रेट कम होते हैं, तो इन्होंने कहा वो भी हम हटा दो, क्योंकि उस पर हम छूट नहीं देना चाहते। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A होता है, जो शेयर्स बेचे हैं रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से, जिस पर हमने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की पेमेंट करी है, इस पे 1.25 लाख रुपए की छूट वैसे ही मिलती है पहले ही, उसके ऊपर के ऊपर ही टैक्स लगता है। और 112 में नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो इन्होंने एक तरीके से कहा कि हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको छूट नहीं देंगे, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A मतलब कि शेयर्स को बेचने पर, अगर वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से बेचे तो उस पर भी हम आपको छूट नहीं देंगे। इसके अलावा एनी इनकम ऑन विच इनकम टैक्स इज नॉट पेबल, वो भी हम हटा देंगे, बाई चांस जीटीआई में इंक्लूडेड है, हटा दीजिए। तो ये सारी चीजें हटाने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचेगी, उसे हम बोलेंगे एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, और उसका 10% हमारी लिमिट में आ जाएगा। चलो समझते हैं और इसके बारे में कुछ बातों को, कि अगर आप यहां डिडक्शन ले रहे हैं तो कहीं और इसकी छूट नहीं ले पाएंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। डिडक्शन आप कोई सामान में दे रहे हैं तो आपको छूट नहीं मिलेगी, आपको कैश में ही डिडक्शन देनी पड़ेगी, डोनेशन देनी पड़ेगी। और अगर आप 2,000 से ज्यादा की डोनेशन कैश में देते हैं तो आपको छूट नहीं मिलने वाली है, मतलब आपको चेक या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ही 2,000 से ऊपर की डोनेशन देनी है। उससे छोटी डोनेशन आप दे सकते हैं, उससे बड़ी डोनेशन आप कैश में देंगे तो आपको छूट नहीं मिलेगी। ठीक है?
इलस्ट्रेशन नंबर 40। मिस्टर शिवा हैं, 58 ईयर्स के हैं, उनकी ग्रोस टोटल इनकम 7,75,000 है और उनकी इनकम में सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। उन्होंने कुछ पेमेंट करी है। प्रीमियम पेड टू इंश्योर द लाइफ ऑफ हर मेजर डॉटर, पॉलिसी टेकन ऑन 1/4/2019, सम एश्योर्ड इज 1,80,000 एंड प्रीमियम इज 20,000। कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी? कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी? अरे कैसी बात कर रहे हो? 80C है भाई, 80C में तो मेन काम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का है। क्या बात कर रहे हो आप लोग? और 2012 के बाद की है तो आपको मैक्सिमम इसका 10% मिलेगा, 18,000 रुपए। ये बेसिक बातें तो याद रखो भाई। मेडिकल इंश्योरेंस है 12,000 रुपए का और स्पाउस का 14,000 का। कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी? 80D में। कितनी? क्योंकि ये 58 ईयर के हैं, सीनियर सिटीजन नहीं है, तो मैक्सिमम 25 मिलेगी। इनकी फैमिली को मिलाकर तो 25 मिलेगी मैक्सिमम। डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 50,000 बाय वे ऑफ चेक। कौन से सेक्शन में मिलेगी? कौन सी कैटेगरी है? डी कैटेगरी। 50% विद लिमिट। LIC पेंशन फंड में पैसा जमा कराया है, कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी? CCC में। सी में भी एक जगह है पेंशन फंड, लेकिन एन्युटी प्लान है। पेंशन फंड 80 CCC में मिलती है। डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड कहां मिलेगी डिडक्शन? कौन सी कैटेगरी है? ए कैटेगरी। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड बी कैटेगरी में है। इकलौती आइटम है ये बी कैटेगरी में। तो देखो, अगर हम तसल्ली से हमने उसको पढ़ा तो हमें याद है। जल्दबाजी में, आफत में पढ़ोगे कोई भी चीज, कोई भी सब्जेक्ट जल्दबाजी में पढ़ोगे वहां कुछ नहीं होगा। टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, पेपर जितने भी नजदीक हो, लेकिन जो चीज पढ़ रहे हो तसल्ली से पढ़ो। जल्दबाजी से पढ़ोगे तो सारा टाइम खराब ही करोगे। डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, तो ये हमारा 80G में कैटेगरी सी है। और PPF में पैसा जमा कराया है, बताइए। अरे भाई 80C कैसे भूल रहे हो आप? तो लिस्ट 80C में ले दे के है ही मेन 4-5 चीजें, जिसके अंदर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड से 5 साल की FD है, बच्चों के स्कूल की फीस है और PF है। मेन तो है ही यही चीजें बस। और हाउस लोन की रीपेमेंट है प्रिंसिपल अमाउंट की। तो PPF में और लाइफ इंश्योरेंस में जो पैसा जमा करा रहे हैं 1 लाख और 18, एक 18 हो गया। CCC में 60 हो गया और तीनों को ये 178 हो गया। 80CCE में लिखा है कि दोनों को मिलाकर 1.5 लाख मिलेगा, तो 1.5 लाख हो गया। अब इसके बाद डी में मिलेगा, है ना? तो डी में 25,000 रुपए मिलेगा इन्हें, तो 25,000 डी में मिल जाएगा। अब हमें देखना है जी में कितना मिलेगा डिडक्शन। तो जी में ए कैटेगरी में हमारा जो डोनेशन है वो है 25,000। 100%
25,000 मिल जाएगा। बी कैटेगरी में 25,000 12,500। अब सी और डी के लिए हमें लिमिट देखनी पड़ेगी। लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, ग्रोस टोटल इनकम 7,75,000, इसमें से हम कैपिटल गेन वगैरह हटाएंगे, वो है ही नहीं इसको, तो डिडक्शन हटा देंगे, तो डिडक्शन लेस कर देंगे, तो 80 सी की डिडक्शन है 1,50,000 है, और 80 डी की कितनी है, तो ये आ गया 6 लाख। तो हमारे पास 6 लाख रुपए एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम आ गई है। तो एडजस्टेड ग्रोस टोटल इनकम का 10% लेना है, 60,000। अब 60,000 या सी प्लस डी की डोनेशन मिलाई जाए, और सी और डी में मिलाकर डोनेशन कितनी है, सी में डोनेशन जो है, सी में 40,000 है, 40 और 50 90,000, तो 90 और 60 में से जो भी कम होता है तो 60,000 मानी जाएगी। अब 60 में पहले तो सी में डाल लो भैया, सी में कितना है 40, बचा हुआ 20, तो सी में मिलेगा 40,000 का 100%, 40,000, और डी में मिलेगा 20,000 का 50%, 10,000। टोटल मिलाकर 80 जी में डिडक्शन कितनी हो गई, 2 लाख। ठीक है, एक मिनट रुको, ये 25,000 है, मैंने ये 12.5 को मैंने एक 25 देख लिया गलती से, तो 25 और 12.5 37, 87,500, तो 87,500 की डिडक्शन हमें यहां, ठीक है, क्लियर। तो ये थी 80 जी डिडक्शन के चैप्टर में। अगर आप बिना सेक्शन लिखे डिडक्शन देंगे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। और याद रखो, सेक्शन से चीजें आसान होता है याद करना, दिमाग से ये निकाल दो, सेक्शन याद करने से मुश्किल होता है, सेक्शन याद करना आसान होता है। अगर यहाँ सेक्शन ना हो, मैं आपको कैसे बताऊं, 80 सी, 80 ट्रिपल सी, 80 डबल सी ई, 80 डी, डबल डी बी, 80 ई, इतना आसान है सेक्शन से याद रखना। तो सेक्शन आसान करने के लिए है, मुश्किल करने के लिए नहीं है। जहां पर सेक्शन मिले वहां लपक लो सेक्शन को, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो लॉ हो, किसी भी सब्जेक्ट में सेक्शन है तो वो याद कर लो, आसान हो जाएगा याद करना। डबल जी, देखिए आप किराए के मकान में रहते हैं और आपको, आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं अगर, और आपको एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, तो हाउस रेंट अलाउंस में कुछ छूट मिलती है आपको। लेकिन अगर आपको हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता है तो आपको छूट नहीं मिलती है। तो 80 डबल जी उन लोगों के लिए है जो किराए के मकान में रहते हैं, जिनका बहुत सारा पैसा किराए में चला जाता है, तो उनको छूट दी जा रही है। अगर उनको एचआरए नहीं मिलता है तो कहां मिलेगी छूट, डबल जी में, क्योंकि उन्हें डबल घर की जरूरत है। जिस घर में रह रहे हैं वो घर किसी और का है, किराए का मकान है ना, इसीलिए डबल जी है। जी से घर होता है ना, जिस घर में रह रहे हैं वो घर किसी और का है, तो ये भी आपको पुरानी रिजीम में ही मिलने वाली है। किसे मिलेगी डिडक्शन, जिसे एचआरए नहीं मिलता है और जो किराया देता है, ठीक है। कंडीशन क्या है, आपको एचआरए ना मिलता हो, हाउस रेंट अलाउंस ना मिलता हो, ठीक है।
यहां पर भी लिमिट है कुछ, वो अभी हम देख लेंगे। ठीक है, घर आप खुद के रहने के लिए इस्तेमाल करते हो और आपके फैमिली मेंबर के पास घर ना हो, पता चला आप कह रहे हैं जी मैं तो किराए में रह रहा हूं, आपके बीवी बच्चे अपना घर में रहते हैं अपने, आप झूठ मूठ का किराया दिखा रहे हो, तो वो सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब डिडक्शन कितनी मिलेगी? किसी को याद है एचआरए में क्या 3 पॉइंट थे? क्या? एक्चुअल रिसीव्ड, रेंट माइनस स्टैंडर्ड सैलरी जो बोला था। अब रुक जाओ यहीं पे, ये देखो फर्स्ट पॉइंट, रेंट पेड, वहां 10% ऑफ सैलरी था, लेकिन यहां तो जरूरी नहीं है आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, तो माइनस है 10% ऑफ टोटल इनकम ऑफ एसएससी बिफोर दिस डिडक्शन। ठीक है, तो आपकी डिडक्शन से पहले जो टोटल इनकम है उसका 10%। तो 10% ऑफ टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑल एक्सेप्ट 80 जी। तो वहां पर एचआरए में था एक्चुअल एचआरए रिसीव रेंट पेड माइनस 10% ऑफ 40% ऑफ 50% ऑफ सैलरी डिपेंडिंग ऑन द प्लेस, कहां पर रहता है। यहां पर 25% और पर मंथ 5,000 रुपए। तो ये 3 पॉइंट है, यहाँ 3 पॉइंट को याद रखिए और हम इलस्ट्रेशन 15 करते हैं। मिस्टर गणेश हैं जिनकी इनकम 460 है, वो रेंट देते हैं 12,000 रुपए पर मंथ, हमें निकालना है। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, रेंट पेड, तो 12,000 पर मंथ के हिसाब से कितना हो गया? 12,000 पर मंथ के हिसाब से हो गया 1,44,000 माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम, तो 4,60,000 का 10%, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया 98। थर्ड पॉइंट है 60,000। ठीक है, और यह है 25% ऑफ 4,60,000, कितना आया? 1,15,000। सबसे कम क्या है? तो 60,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। कोई डाउट? क्लियर? चलिए आते हैं डबल जी ए पर। आप डोनेशन देते हैं साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए। याद है आपको एक सेक्शन 35 था पीजीबीपी में, किस चीज के लिए था वो? साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन देने पर। लेकिन अगर आपकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है और आप डोनेशन देते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो आपको डबल जी ए में छूट मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर? कंडीशन क्या है, आपकी इनकम पीजीबीपी में ना हो, क्योंकि फिर तो 35 में मिल जाएगी आपको। ठीक है, जितना पैसा देंगे अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को उस पर आपको छूट मिल जाएगी। 2,000 से ज्यादा आपको कैश पेमेंट नहीं करनी है। डबल जी ए में आपको मिलेगी साइंटिफिक रिसर्च या अलग से डेवलपमेंट के लिए डोनेशन देने पर, और यहां पर है अब डबल जी बी। एक है डबल जी बी, एक है डबल जी सी, 2 सेक्शन। पता है क्या करती है पॉलिटिकल पार्टी? चंदा लेती है करोड़ों रुपए में, करोड़ों रुपए में चंदा लेती है और जबरदस्ती लेती है बिजनेस से। तो उन करोड़ों रुपए जबरदस्ती लेती है, तो उन्होंने कहा हमसे पैसे तो ले रहे हो, छूट तो दे दो इनकम टैक्स में। तो उन्हें इनकम टैक्स में छूट मिलेगी कंपनी को डबल जी बी में, अदर देन कंपनी को डबल जी सी में। उल्टा है, सी से कंपनी होता है, लेकिन सी में कंपनी नहीं है, कंपनी बी में है,
और कंपनी के अलावा सब सी में। अब ये बात मुझे हजम नहीं हुई कि क्यों इन्होंने, या तो पिक्चर में आने के लिए, चलो अभी बताता हूं। ये हो गया। अब ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने, कंपनी है, इन्होंने 2 लाख रुपए इलेक्टोरल ट्रस्ट को दिए हैं और 25,000 रुपए पॉलिटिकल पार्टी में खर्च करे हैं। तो लिखा है कि क्या होगा, तो डबल जी बी में जो पैसा खर्च करते हैं उन्हें कहां पर डिडक्शन मिलती है, 80 डबल जी बी में। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट को और बाकी 25,000 पॉलिटिकल पार्टी के ब्राउचर में ये आपको डिडक्शन मिल जाएगी डबल जी बी में। और डबल जी सी में है अदर देन कंपनी कोई और डोनेट करेगा तो उसे डिडक्शन मिलेगी। ठीक है। इंडिविजुअल एचएफ या बीओआई को एलिजिबल है 80 डबल जी सी में ओनली इफ दे हैव एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ठीक है। ये बात इन्होंने डबल जी बी के लिए क्यों नहीं लिखी है? इंडिविजुअल कितना चंदा देगा पॉलिटिकल पार्टी को? कुछ भी नहीं। जो कंपनीज वगैरह से अरबों करोड़ों रुपए देंगे, इसलिए उनका सेक्शन भी अलग बना रखा है इन्होंने। डबल जी बी और डबल जी बी को ओल्ड न्यू दोनों में छूट मिलेगी, और डबल जी सी में केवल न्यू में नहीं मिलेगी, ओल्ड में ही मिलेगी। तो अगर ये कहेंगे कंपनी से कि 200 करोड़ दे दो और भैया आपको छूट नहीं मिलेगी, नए वाले में वो कहेंगे हम तो नहीं दे रहे, तो उन्होंने कहा भैया नए पुराने दोनों में छूट लो। नहीं, ये पहले से ही चल रहा है। क्या? हाँ हाँ, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल है और यहां पर कहीं नहीं लिखा कि वो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर जा रहे हैं। बस ये है कि इन्हें 115 बी डबल ए और बी ए बी, असल में क्या है, जो एक तरीके से ये मानो कि इंडिविजुअल के लिए 115 बी ए सी है, कंपनीज के लिए एक तरीके से मानो 115 बी डबल ए और बी ए बी है। तो कंपनी को कुछ कंसेशनल टैक्स रेट लगता है इस पर, तो उसके लिए ये ऑप्ट नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब थोड़ा सा वही है। आगे जाकर असल में हमें कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है, फाइनल लेवल पर पढ़ना है। अभी हमारे लिए मेनली इंडिविजुअल है और एचयूएफ है, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। बाकी 115 बी ए और बी ए बी लगभग ये मानो न्यू ही है एक तरीके से, जैसे बी ए सी है, तो उन पर कंसेशनल टैक्स रेट लगता है, उसके लिए ऑप्ट नहीं करेंगे, तो बात लगभग वही बैठेगी। लेकिन ये जब करोड़ों रुपए में पैसा लेंगे तो अपने आप इन्हें वहां से जाने पर भी फायदा ही मिलेगा। लेकिन सेक्शन अलग अलग बनाने की क्या जरूरत थी? 115 ये 80 डबल जी सी और डबल जी बी में अलग अलग बनाने की क्या जरूरत थी? एक साथ ही बना लेते। लेकिन ये चाहते हैं कॉर्पोरेट एसएससी का अलग हिसाब रहे, कितना चंदा मिला है, चंदा तो बहुत ज्यादा लेते ही है ये। डबल जे डबल ए, अब हमारी तीसरी कैटेगरी की डिडक्शंस हैं जहां पर कुछ सर्टेन इनकम होने पर डिडक्शन मिलती है। और ये जो डिडक्शन है डबल जे डबल ए, हम शुरुआत में पढ़ रहे थे कि भाई ये दोनों सिचुएशन में मिलेगी, केवल कंपनी को मिलेगी, और ये है ना, न्यू वर्कर को रखने पर आप एडिशनल उनको जो सैलरी देते हैं उस पर डिडक्शन मिलती है। तो क्या है ये? एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉइज पर सेक्शन 80 डबल जे डबल ए, आपकी ग्रोस टोटल इनकम, where the gross total income of assessee to whom section 44 AB applies
पता है 44AB किस चीज का सेक्शन है? तो ये टैक्स ऑडिट से रिलेटेड है, जहां टैक्स ऑडिट होता है और जहां पर बिजनेस की इनकम होती है एसएससी को, वहां डिडक्शन उन्हें मिलेगी कितना? 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। जो नए एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी का 30%। ठीक है, तो वुड बी अलाउड फॉर 3 असेसमेंट ईयर्स इंक्लूडिंग द असेसमेंट ईयर जिसमें नए एम्प्लॉय आए हैं। तो 3 साल तक आपको 30-30% करके छूट मिलेगी। कंडीशन क्या है कि आपने रीस्ट्रक्चर ना किया हो बिजनेस, क्योंकि रीस्ट्रक्चरिंग में आप दिखाएंगे कि भैया नया एम्प्लॉय है हमारा, एडिशनल कॉस्ट आ रही है, जबकि वो रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब उसी का नाम बदला है। तो रीस्ट्रक्चरिंग ना हो, ठीक है, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन ना हो, मतलब नए फ्रेश एम्प्लॉय हो, जुगाड़बाजी करके ना आपने अपनी सैलरी की पेमेंट, वेजेस की पेमेंट एक्स्ट्रा दिखाई हो, और आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट देनी पड़ेगी 30 सितंबर तक। ठीक है, इन सब कंडीशन को अगर आप सेटिस्फाई करेंगे तो आपको छूट मिलेगी। एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट का क्या मतलब है? अगर हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, मतलब हमारा ऑलरेडी चलता हुआ बिजनेस है, तो हमारी एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट नील मानी जाएगी अगर हमने एम्प्लॉय को बढ़ाया नहीं है। देखो लॉजिक क्या है इस डिडक्शन का, लॉजिक समझोगे तो ये डिडक्शन आपको समझ में आ जाएगी। लॉजिक ये है कि हम चाहते हैं नए नए लोगों को रोजगार मिले। अब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा दी या वेजेस बढ़ा दी, तो आप कहेंगे जी वेजेस एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गई है तो मुझे डिडक्शन चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है ज्यादा ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ने चाहिए। ठीक है, और आप उनको कैश पेमेंट नहीं करेंगे, आप उनको अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, ताकि फर्जी आप ना दिखा दें जी हमारे फर्जी एम्प्लॉय और एम्प्लॉय की पेमेंट, उनके अकाउंट में पेमेंट चाहिए। और अगर आपका नया बिजनेस है तो नए बिजनेस में तो सारे ही नए एम्प्लॉय हैं, तो वो ये मान लिया जाएगा सारी की सारी कॉस्ट। ठीक है, एडिशनल एम्प्लॉय का क्या मतलब है? एन एम्प्लॉय हु हैज बीन एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जिसकी वजह से हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़े हैं। अब देखो मान लिया मेरे एम्प्लॉय थे 500, 50 को निकाल दिया, 50 को रख लिया, अब मैं कहूं जी 50 नए आए हैं तो नहीं, उसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी बढ़ने चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? और हम हटा रहे हैं ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 25,000 पर मंथ से ज्यादा है, क्योंकि हमें एम्प्लॉय की बात नहीं, हम वर्कर की बात कर रहे हैं। जो मजदूरी देते हैं, जिनको सैलरी देते हैं वो नहीं, मजदूरी, गरीब लोगों को रोजगार मिले ज्यादा से ज्यादा, तभी आपको छूट मिलेगी। ऐसा एम्प्लॉय जिसके लिए आप पेंशन फंड में पैसा जमा कराते हैं, प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराते हैं, वो वाले एम्प्लॉय होने चाहिए, है ना। और वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ना आता हो, उसका पेंशन स्कीम हो या पब्लिक एम्प्लॉय का पीएफ और मिसलेनियस। तो एन एम्प्लॉय फॉर होम द एंटायर कंट्रीब्यूशन इज पेड बाय गवर्नमेंट अंडर पेंशन स्कीम, या तो गवर्नमेंट पैसा देती हो या एम्प्लॉय हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, आरपीएफ में ना आता हो। तो ये सारी कंडीशन है। इसके अलावा एम्प्लॉय को जिसको रखा, अब आप ये भी तो गड़बड़ कर सकते हैं, आपने नया एम्प्लॉय रखा 5 दिन के लिए, तो इन्होंने कहा जो एम्प्लॉय है कम से कम 240 दिन काम करे, है ना। और अगर कोई आपका काम इस तरीके से है, बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आइटम्स, तो लेदर प्रोडक्ट, फुटवियर वगैरह, या कपड़े की या कोई इस तरीके की आइटम है, तो कम 150 दिन कम से कम काम करें। ठीक है, और क्या क्या सैलरी में माना जाएगा?
तो सैलरी में जो भी आप उसे पेमेंट कर रहे हैं वो माना जाएगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन पीएफ में है वो नहीं लिया जाएगा। और इसके अलावा जो टर्मिनेशन पर वॉलंटरी पेमेंट है, ग्रेचुटी, ये सब नहीं लिया जाएगा। और ये एटीए डबल जे डबल ए दोनों रिजीम में मिलेगी, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। देखिए मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है कंप्यूटर का, और उसने 350 नए एम्प्लॉय रखे हैं, ठीक है। और 75 एम्प्लॉय 1/4 को रखे हैं, तो 240 दिन से ज्यादा हो जाएंगे। 125 एम्प्लॉय 1/5 को रखे हैं, 240 से ज्यादा हो जाएंगे, है ना। और आगे 50 एम्प्लॉय है, फिर 100 एम्प्लॉय हैं। रेगुलर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करते हैं रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, जबकि कैजुअल नहीं करते हैं। तो हम कौन कौन से एम्प्लॉय को हटा रहे हैं, जिसकी 25,000 से ज्यादा की सैलरी होती है उसको हटा रहे हैं हम। ऐसे एम्प्लॉय को हटा रहे हैं जिसका सारा पैसा गवर्नमेंट देती है। ऐसे एम्प्लॉय को हटा रहे हैं जो आरपीएफ में पार्टिसिपेट नहीं करता है, मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए उसको हर हालत में, ठीक है। और जो कम से कम 150 या 240 दिन काम करे, ठीक है। हाँ, अगर देखो 25,000 से ज्यादा की सैलरी है तो उसे हम नहीं काउंट करेंगे एडिशनल, उसमें नहीं मिलेगी डिडक्शन, ठीक है। If employee is employed during the previous year for less than 240 and 150 days, मान लिया अब हमने कोई नया एम्प्लॉय रखा और वो 240 या 150 दिन से कम है, लेकिन अगले साल वो 150 या 240 दिन से ज्यादा काम कर रहा है ना। इन द इमीडिएटली सक्सीडिंग ही शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एम्प्लॉयड इन द सक्सीडिंग ईयर। अब देखो क्या है, इंपॉर्टेंट बात है। मान लिया मैंने मार्च महीने में किसी नए एम्प्लॉय को रखा, तो मार्च महीने में तो वो 150 दिन काम नहीं कर सकता या 240 दिन काम नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उसे रखा है। अब वो अगले साल पूरे साल काम कर रहा है, तो मेरा तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि वो इस साल 150 दिन या 240 दिन से कम है, तो वो नए एम्प्लॉय एडिशनल में काउंट नहीं हुआ। और अगले साल तो वो नया है ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि अगर वो किसी वजह से इस साल हमने रखा है 150 240 दिन से कम काम कर रहा है, बट अगले साल उसने कर लिया, तो हम मानेंगे उसे अगले साल अपॉइंट कर रहा है, ताकि आपको उसकी छूट अगले साल मिल जाए। समझ में आई बात। और जो पेमेंट है वो आ जाएगा, जो आप पीएफ वगैरह ये सब पेमेंट है वो सैलरी के मीनिंग में नहीं आएगा। तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कैजुअल और रेगुलर एम्प्लॉय की जो बात है उसके बारे में अभी हम देख लेते हैं एडिशनल एम्प्लॉय में। और जो ये है ये 240 दिन से कम है, तो अगले साल में आ जाएगा। यहाँ लिखा है रेगुलर एम्प्लॉय तो आरपीएफ में पार्टिसिपेट करते हैं, कैजुअल नहीं करते हैं, तो कैजुअल हट जाएंगे मीनिंग से। तो वो भी इमोल्यूमेंट्स में क्या क्या है अभी देख लेते हैं। अगर इसके अंदर कोई और चीज है 25,000 से ज्यादा, तो वो भी बाहर हो जाएगा। कंप्यूट द डिडक्शन if the profit is derived from manufacturing of his or total turnover is 10.6। हाँ, तो ये भी बाहर हो गए, तो केवल 75 एम्प्लॉय आएंगे इनके इस साल, है ना। तो कितना पैसा देंगे ये 75 एम्प्लॉय को? 24,000 रुपए पर मंथ। तो टोटल पेमेंट कितनी हो गई? इसका 30%, तो 64,80,000 की बहुत तगड़ी डिडक्शन मिल गई इसे, और 3 साल तक मिलेगी इसको, है ना। क्लियर है।
और लिखा है कि क्या होगा कि अगर वो फुटवेयर बिजनेस में है, तो फुटवेयर बिजनेस में है अगर, तो उसको 150 दिन कैलकुलेट करने हैं, है ना, तो फिर ये वाले भी आ जाएंगे, इस पर भी डिडक्शन में। ठीक है, क्योंकि फुटवेयर लेदर बिजनेस में 150 दिन देखना, 240 दिन नहीं देखना, तो 1 सितंबर से 150 दिन हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट डिडक्शन है हमारी QQB। अगर आपको रॉयल्टी इनकम होती है, ठीक है, ऑथर की, तो उसको डिडक्शन मिलती है, लेकिन टेक्स्ट बुक नहीं होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक मतलब स्कूल वगैरह की बुक्स हैं उन पे नहीं, वैसे जो है अलग से लिटरेचर है कुछ वैसे हैं तो उन पर डिडक्शन मिलेगी। आपको पुरानी टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा। मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पर 3 लाख रुपए है। तो लमसम आपको जो मिलेगा बुक से रॉयल्टी मिलनी चाहिए, किसी भी टाइप की बुक हो, टेक्स्ट बुक ना हो, स्कूल वगैरह की, कॉलेज वगैरह की बुक ना हो। तो बुक सोल्ड का 15%, तो आपकी कंडीशन ऐसे नहीं लिखी इन्होंने, तो आपका अमाउंट है 15% ऑफ सेल प्राइस और 3 लाख विच एवर इज लेस। ठीक है, ठीक है, इतनी डिडक्शन मिल जाएगी आपको QQB में। इलस्ट्रेशन 18, आकाश को रॉयल्टी मिली है 2,88,000 रुपए, 18% है तो 15% मानी जाएगी ज्यादा, है ना। तो देखो ये लिखा है अर्न फॉरेन कंट्री से मिला है, तो फॉरेन कंट्री से मिला है तो इनको 288 रुपए की अर्निंग है और इन्होंने 40,000 रुपए का खर्चा करा, है ना। तो इनकी नेट इनकम में कितना जुड़ा होगा? 2,48,000 रुपए। और कंडीशन ये होती है कि आपको सेलिंग प्राइस का 15% से ज्यादा नहीं लेना है। तो 2,88,000 रुपए कितना ये 18%, 15% निकालो कितना होता है? 240 माइन 240 है, और इसमें ये बोल रखा है कि 2,30,000 रुपए ही ये इंडिया में लाए। एक्चुअल में क्या होता है, जब फॉरेन करेंसी में आप पैसा लाते हैं ना, तो इंडिया के अंदर जितना आप पैसा लेकर आए हैं वही आपकी ये माना जाता है कि इस साल इनकम होगी, बाकी जिस साल मिलेगा उस साल हो जाएगी। तो इस साल की इनकम में इसका मतलब आपका 230 ही आया, तो 230 माइनस 40,000, 190 की इनकम ही आपकी आएगी, मानी जाएगी। और 190 और ये कितना आया था 240, जो भी कम हो, तो 190, तो 190 की आपको डिडक्शन मिलेगी। कहने का मतलब यह है, आपको इंडिया के अंदर आप फॉरेन करेंसी लेकर नहीं आ रहे हो तो आपको छूट नहीं मिलती है। भैया आपको हम डिडक्शन दे रहे हैं, पैसा इंडिया में ला नहीं रहे आप, तो हम छूट किस बात की दें? तो इंडिया में जितना पैसा आप लाते हैं उतनी ही आपको छूट मिलती है। ठीक है, देखो, वेयर द असेसी अर्न एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, तो उसे ये पैसा 6 महीने के अंदर अंदर इंडिया के अंदर लाना है, तभी उसे छूट मिलेगी, वरना छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जितना पैसा वो इंडिया में 6 महीने के अंदर अंदर ले आएगा, प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद उस पर ही छूट मिलेगी। QQB में टेक्स्ट वो ऑथर को मिलता है रॉयल्टी इनकम पर डिडक्शन, और
आरआरबी में बाकी पेटेंट की रॉयल्टी इनकम पर मिलता है। तो पेटेंट की रॉयल्टी इनकम पर डिडक्शन मिलती है आरआरबी में, और जो डिडक्शन है ये 3 लाख रुपए की है। ठीक है, पेटेंट से जो आपको इनकम होती है। और यहां पर भी वही बात है, जो फॉरेन करेंसी में है तो 6 महीने के अंदर अंदर आपको पैसा लाना पड़ेगा। डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर इनकम लास्ट 4th कैटेगरी है। ये आप सभी को डिडक्शन मिलती है लगभग 80TTA। देखो आप सबका बैंक में अकाउंट होता है और सेविंग बैंक अकाउंट होता है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो उस इंटरेस्ट पर आपकी कुछ छूट मिल जाती है। तो 10,000 रुपए तक का अगर आपका इंटरेस्ट है 1 साल में, तो आपको छूट मिल जाती है। अगर आप इंडिविजुअल हैं, HUF है, और आपका इंटरेस्ट है सेविंग अकाउंट में, इसमें आपका FD का इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको 10,000 रुपए तक की छूट मिल जाएगी, जो आपका पैसा बैंक में पोस्ट ऑफिस में जमा है। ठीक है, नेक्स्ट है 80TTB। ये सीनियर सिटीजन के लिए है। देखो सीनियर सिटीजन की मेन इनकम पता क्या होती है? सीनियर सिटीजन ज्यादातर अपना पैसा FD में लगाते हैं, वो शेयर मार्केट में कम लगाते हैं पैसा, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, बहुत ज्यादा वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, और जो सीनियर सिटीजन है उसके पैर कमर में लटक रहे होते हैं, कभी भी पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वो ज्यादातर पैसा अपना कहाँ जमा कराता है? FD में। तो FD में इंटरेस्ट बहुत मिलता है उसको, तो इसलिए उसको FD में भी इंटरेस्ट की छूट दे रहे हैं, और 50,000 रुपए साल भर तक की छूट दे रहे हैं बजाय 10,000। तो 80TTA में अदर देन सीनियर सिटीजन है, और केवल सेविंग अकाउंट पर डिडक्शन मिलती है। TTB में आपको सीनियर सिटीजन के केस में सेविंग प्लस FD दोनों पर डिडक्शन मिलती है। ठीक है, 50,000 रुपए तक। मिस्टर ए 61 ईयर के हैं, उनकी बिजनेस इनकम 135 है, लॉटरी इनकम 120 है, FD इनकम 30,000 है, PPF में 150 है। आपने पढ़ा होगा कभी भी कि कैजुअल इनकम से हमें कोई छूट नहीं मिलती। FD है 30,000, सीनियर सिटीजन है, तो कौन से सेक्शन में डिडक्शन मिलेगी? TTB में 50,000 तक, तो 30,000 है तो मिल जाएगी। 150 80C में मिलती है। ठीक है, लेकिन जो है आप 120 की लॉटरी इनकम को छू नहीं सकते। अगर आपने पूरी 150 ये दे दी, तो यहां पर आप 180 लिख देंगे। 180 लिखने पे ये कितना हो जाएगा? 1,05,000। इसका मतलब आपने लॉटरी इनकम से भी छूट दे दी। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो, आपको मैक्सिमम डिडक्शन इसमें से मिल सकती है, 1,65 में से। क्यों? क्योंकि लॉटरी इनकम से आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो इससे रिलेटेड मैं आपको और बातें बता देता हूं। यहाँ आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है, जैसे सेक्शन 80C से 80U में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से कोई छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि उस पर आप ऑलरेडी कम रेट से टैक्स दे रहे हैं। आपको कैजुअल इनकम में से कोई छूट नहीं मिलेगी, आपको 111A में से कोई छूट नहीं मिलेगी, आपको 112A में से कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस वजह से आपको 1,65 से ज्यादा छूट नहीं मिल पाएगी। क्लियर? मिस्टर गौतम 42 साल के हैं, तो इन्हें TTA में छूट मिलेगी अगर इनकी कोई इंटरेस्ट इनकम है। सैलरी 5.5 लाख है, और इन्हें 14,500 रुपए का सेविंग पे इनकम हुई है, तो 14,500 है तो 10,000 की मिल जाएगी TTA में, है? और भी बहुत कुछ करा है इन्होंने। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की पेमेंट करी है,
और पॉलिसी 2 लाख रुपए की है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो इन्होंने कैश में दी है डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए, और इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है 15/7/2021 को, और 2 लाख रुपए का इनका सम एश्योर्ड है। जो 80D है उसमें पेरेंट्स आ जाते हैं, और 80C में एक बार चेक करो कि लाइफ इंश्योरेंस में क्या लिखा है, किसका लाइफ इंश्योरेंस है। तो इंडिविजुअल के केस में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी किस किस की ले सकता है वो? अपनी, स्पाउस की और चिल्ड्रन की। ठीक है, और चिल्ड्रन कौन से हैं वहां पर? डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ये भी देखो। फिर दूसरे तो पेरेंट्स फैमिली के मीनिंग में नहीं आते, तो 80C की डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है 19,500 रुपए का, जो लाइफ है मेजर सन की, जो डिपेंडेंट नहीं है। तो बच्चे की पॉलिसी के लिए कंडीशन मेजर, माइनर और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है? नहीं है। द सम एश्योर्ड ऑफ हिज सन इज 350, और लाइफ पॉलिसी ली गई है 30/3/2012। तो डेट क्या थी हमारी? तो उस पर 20% तक हो सकता है। 3.5 लाख का 20% कितना? तो इनका तो 19,500 है, तो 19,500 है। दूसरा थर्ड पॉइंट है कि इन्होंने 22,500 रुपए अपनी लाइफ के लिए दिया है, और पॉलिसी है 2020 की, तो 2 लाख का 10%, 20,000 रुपए हो जाएगा। तो इनका जो अपना है 19,500, ये पूरा हो जाएगा, और अपनी पॉलिसी का 2 लाख का 10% 20,000 हो जाएगा। तो 20,000 और 19,500 39,500। ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने जो पेमेंट करी है वो है अपनी और वाइफ की हेल्थ इंश्योरेंस की 26,000, 25,000 रुपए तक मिलेगा इन्हें। ठीक है। नेक्स्ट है इन्होंने हेल्थ चेकअप है वो 25 में इंक्लूड है, लेकिन आगे लिखा है 4500 रुपए चेक फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेक फॉर हिज पेरेंट्स हु आर सीनियर सिटीजन। तो ये तो 5,000 रुपए तक मिलता है, लेकिन 15,000 पेड इन कैश फॉर हिज हेल्थ चेकअप, वो तो 25 की लिमिट में आ गया। 4500 रुपए पेरेंट्स है, तो पेरेंट्स में सीनियर सिटीजन में 50,000 तक मिलता है, जिसमें 5,000 रुपए तक का हेल्थ चेकअप है, तो ये आपको मिल जाएगा 4500 रुपए। ठीक है। इसके बाद है इन्होंने इंटरेस्ट दिया है 6,500 रुपए MBA कोर्स के लिए, 80E में डिडक्शन मिल जाएगी, 6,500 की 80E में, और 5,000 रुपए इन्होंने कैश में दिया, 2,000 से ऊपर कैश में नहीं दे सकते, तो ये तो बेकार हो गया। तो इनकी इनकम जो है वो है सैलरी और सेविंग। सेविंग पे TTA में मिलेगी 10,000 रुपए तक, TTA में 10,000 रुपए तक। सारी मिलाकर डिडक्शन इनको मिलेगी 85,500, और 85,500 मिल सकती है क्योंकि कोई भी ऐसी इनकम नहीं है जिसपे डिडक्शन मिलने में दिक्कत हो। फर्स्ट पॉइंट, हाँ बताओ, पूछो। इसमें क्यों नहीं मिलेगा? मतलब उसमें था ना कि
तो 80D में है वो हेल्थ इंश्योरेंस, ये लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है कंप्यूटेड, ठीक है। ATU मैंने आपको 80DD में बताया था, डबल डी था डिसेबल डिपेंडेंट। तो वहां पर मैंने कहा था अगर असेसी खुद डिसेबल है तो उसे 80U में डिडक्शन मिलेगी। नॉर्मल डिसेबिलिटी 75,000 फ्लैट, और सेवियर डिसेबिलिटी मोर देन 80% में 1.25 लाख रुपए फ्लैट। इसमें खर्चे का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसमें कंडीशन है कि उसे रिपोर्ट देनी पड़ेगी गवर्नमेंट डॉक्टर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है उसकी रिपोर्ट वगैरह देनी पड़ेगी, वो सारी बातें हैं, बिना उसके तो नहीं मिलेगी, ठीक है। अब है डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, a deduction of profit and gains which are derived by assessee being an entrepreneur from the export of article or things or providing any service shall be allowed from the total income of the assessee. In case individual HUF, AOP, BOI, artificial person, deduction will be available only if they have exercised the option of shifting out of the default tax regime, ठीक है, ऑप्शनल में ही मिलेगी। इन केस कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको नहीं मिलेगी अगर वो स्पेशल प्रोविजन में आते हैं, वही वाली बात है। तो एग्जम्पशन क्या है? एग्जम्पशन इज अवेलेबल टू ऑल कैटेगरी ऑफ असेसी जिन्हें प्रॉफिट हो रहा है, जो कुछ ऐसा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जैसे वो SEZ में है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे उन्हें कोई प्रॉफिट हो रहा है तो वो डिडक्शन मिल जाएगी। एसेंशियल कंडीशन क्या है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं SEZ में, ठीक है, 2006-7 से 2020-21 तक अप्रूवल, ये वो सब कुछ लिखा है। उन्हें प्रेस्क्राइब फॉर्म में 44AB के हिसाब से सर्टिफाई कराना पड़ेगा, है ना, और उसे ड्यू डेट के अंदर अंदर रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और जो फॉरेन एक्सचेंज में अगर पैसा है तो 6 महीने के अंदर अंदर आएगा तभी उसे डिडक्शन मिलेगी, ठीक है। मैंने आपको याद है बताया था 80I AIB फलाना ढिमकाना, मैंने कहा बहुत सारी है, उसमें क्या ही याद रखोगे। तो शुरू के 5 साल 100%, अगले 5 साल 50% मान लेना, वही इसमें है। 100% शुरू के 5 साल, 50% उससे अगले 5 साल, ठीक है। उसे रिजर्व बनाना पड़ेगा एक, और उस रिजर्व में जो पैसा डालेगा उतनी अमाउंट तक का ही उसे डिडक्शन मिलेगा। अगर उसने रिजर्व नहीं बनाया तो उसे डिडक्शन नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल है, जैसे एक अंडरटेकिंग है SEZ में 15/10/2011 को स्टार्ट हुई है, तो 100% शुरू के 5 साल, 50% उससे अगले 5 साल, और 50% उससे अगले 5 साल अगर वो रिजर्व वगैरह बनाता है, ठीक है। और जो कंडीशन है कि वो रिजर्व वगैरह बनाएगा 10 साल के बाद, उस रिजर्व का पैसे का इस्तेमाल बिजनेस के लिए ही करेगा, उस पैसे का इस्तेमाल डिविडेंड बांटने या इधर उधर नहीं करेगा, ठीक है। और अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं करा तो जो आपकी इनकम है वो वापस से टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आपकी इनकम में मिक्स इनकम है, नॉर्मल इनकम भी है, एक्सपोर्ट इनकम है, तो रेशो के हिसाब से आप सेल के रेशो के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट टर्नओवर का मतलब है जो आपको 6 महीने के अंदर अंदर फॉरेन एक्सचेंज में पैसा मिल जाए वो, लेकिन इसके अंदर फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस और इंश्योरेंस इंक्लूड नहीं होगा, जो इंडिया के बाहर सर्विसेज देने या चीजों के लिए आप खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लैरिफिकेशन आया था फ्रेट वगैरह के लिए। तो जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है उसके अंदर फ्रेट, टेलीकम्युनिकेशन चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस नहीं है जो आप इंडिया के बाहर खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आया था, क्लेरिफाई कर रहा था फ्रेट चार्जेस, इंश्योरेंस
उसे हम एक्सपोर्ट टर्नओवर और टोटल टर्नओवर दोनों से हटा देंगे, उसे हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। ठीक है, और कहीं बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी लिखा है। बिजनेस लॉस और लॉस अंडर दैट कैपिटल गेन इन सो फार एज लॉस रिलेटेड टू बिजनेस ऑफ अंडरटेकिंग बीइंग द यूनिट शैल बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ। आपको डेप्रिसिएशन मान लिया जाएगा, लॉस लेस हो गया। ATIA की वही बात है, ये सारी चीजें वही हैं, ATIA IB जैसी हैं और बहुत सारी चीजें दी हैं। तो इन सब चीजों को आगे बढ़ते हुए मैं आपको इलस्ट्रेशन समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। आपकी टर्नओवर है यूनिट ए जो SEZ में है 100 लाख है और प्रॉफिट 30 लाख है। एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ यूनिट ए रिसीव्ड इन फॉरेन एक्सचेंज 50। तो जो पैसा मिलता है वही हम एक्सपोर्ट टर्नओवर मानते हैं। एक हमारा बी है यूनिट जो SEZ में नहीं है, नॉर्मल है, वहां पर हमारा प्रॉफिट बता रखा है और सेल बता रखी है। हमें डिडक्शन क्लेम करनी है। ये बिजनेस इन्होंने 19-20 में स्टार्ट किया था, तो शुरू का 5 साल 100% वो निकल चुका है, उससे अगले 5 साल चल रहे हैं जिसमें इन्हें 50% की छूट मिलने वाली। तो जो इनका प्रॉफिट है उसका 50% मिलेगा। अब प्रॉफिट इनका जो है वो 30 है ना, लेकिन इन्हें सेल पूरी मिली नहीं है, सेल केवल आधी मिली है। तो हमारा 30 का प्रॉफिट है। टर्नओवर जो इंडिया में मिल गई 6 महीने के अंदर अंदर वो मानी जाएगी, उसी पे छूट मिलेगी। टोटल टर्नओवर कितनी है 100, और इसका 50% मिलेगा क्योंकि 5 साल से ज्यादा बिजनेस हो गया। दोबारा बताता हूं, हमें एक्सपोर्ट टर्नओवर वही मानी जाएगी जो फॉरेन एक्सचेंज में 6 महीने के अंदर अंदर मिल गई है प्रीवियस ईयर खत्म होने के बाद, और वो पैसा मिला है हमें 50 लाख। तो टोटल सेल 100 लाख है, 50 मिला तो आधी सेल है, तो आधा प्रॉफिट ही माना जाएगा। शुरू के 5 साल 100%, उससे अगले 5 साल 50%, क्योंकि 5 साल से ज्यादा हो गए तो हम 50% वाली कैटेगरी में हैं। तो 7.5 लाख की हमें डिडक्शन मिल जाएगी 10AA में। और यूनिट बी SEZ में नहीं है तो वहां कोई डिडक्शन हमें नहीं मिलेगी। कोई कंफ्यूजन या डाउट इसमें? ये था हमारा चैप्टर जिसके अंदर हमारी सारी डिडक्शंस थी। आपको ध्यान देना है, नोट्स बनाने हैं, एग्जाम्पल करने हैं, क्वेश्चन करने हैं, प्रैक्टिस करनी है इस चैप्टर की।